किसी भी शहर को विकसित करने में वहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे ही एक रियल एस्टेट प्रोफेशनल से आज हम बात करेंगे जिनका नाम है मिस्टर अविरल शर्मा, जो कि फाउंडर है विजन विस्तारा रियल एस्टेट ग्रुप के। क्वेश्चन तो रहने देते हैं, पहले आप अपने बारे में बताइए। अब मैं अपने बारे में क्या बताऊं यार, बस ये कि ऑलमोस्ट मुझे 10 साल हो गए रियल एस्टेट में काम करते। इसमें 4-5 साल मैं रायपुर में जॉब करता था क्राउन रियल्टीज़ में, जिसके अंडर मैंने गोल्फ रिपब्लिक, स्वर्ण भूमि जैसे प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं। और तो वहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम देखी कि कस्टमर्स जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो उनको प्रोडक्ट दे रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसमें कस्टमर को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। बिलासपुर में आकर के 2018 से मैं ब्रांड रियल्टी में राकेश भैया लोगों के साथ काम कर रहा था। अभी रिसेंटली मैंने फाउंड किया अपनी कंपनी विजन विस्तारा। तो उस कंपनी में मैंने उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। मैं तो ये नहीं कहता कि कम्प्लीटली हमने सॉल्व कर दिया है, बट एक लेवल तक हमने ट्राई किया है और आगे भी हम ट्राई करते रहेंगे कि हम कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनको हम हेल्प कर सकें। जैसा कि आपने बताया कि रायपुर में आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम तक काम कर चुके हो और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आपका योगदान रहा है। इस बात को जानता हूँ कि रायपुर बिलासपुर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब बिलासपुर में आते हैं तो यहाँ का मार्केट काफ़ी क्लटर्ड मार्केट है और अनऑर्गेनाइज्ड है रियल एस्टेट, खास करके यहाँ का। तो बिलासपुर के मार्केट में ऐसा क्या जो प्रॉब्लम्स है वो आप देखते हो जो आप इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ आ गए, आप रायपुर में नहीं रहे, आप बिलासपुर में आ गए? कॉर्पोरेट रीजंस की बात करूँ तो बेसिकली प्रॉब्लम ऐसी ही देखो, आप रायपुर में जो मार्केट है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज मार्केट है। वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिलासपुर में मार्केट बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, एक एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, बट नॉलेज एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। तो रायपुर में जो भी एडवाइज़र या कोई भी आदमी अगर मार्केट में काम करना आ रहा है, उसका प्राइमरी फोकस है एजुकेशन, जो कि बिलासपुर में बिल्कुल लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं उन चीज़ों को। ठीक है, बाद में वो चीज़ें जाके आपके फ्यूचर अब जो आप फ्यूचर में आप जितना डेवलप कर सकते हो, आपके डेवलपमेंट में वो हर्डल क्रिएट करती है। तो ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरा चीज़ क्या है कि आप देखो, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बिलासपुर का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आज रायपुर में प्रोजेक्ट 80 to 90% प्रोजेक्ट रेरा टीएनसी है, वो बिलासपुर में भी शायद 25% भी नहीं है। तो जो बाकी बचे वो 75% जो कच्चे के प्लॉटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, अवैध प्लॉटिंग जिसको बोलते हैं, वो बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है बिलासपुर के रियल एस्टेट मार्केट पे। तो हमको उसके सॉल्यूशंस पे काम करना है। गवर्नमेंट तो देखिए अपने लेवल पे अपने डिसीजंस ले रही है, बट हमको उस गवर्नमेंट के साथ उस मेन स्ट्रीम फ्लो में आ करके हमको उनके साथ काम करना है, मार्केट को ऑर्गेनाइज और एजुकेटेड करने के लिए। काफ़ी सुनता हूँ मैं टीएनसी दे रहा है ना, क्या उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? क्योंकि बाकी मेरे को भी पहले मालूम नहीं था, आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ इसलिए मेरे को मालूम है, लेकिन जो नॉर्मल कॉमन पीपल है उनको पता ही नहीं चीज़ें क्या है। तो एक्चुअल में ये है क्या? जैसे अब एकदम बेसिक से हम चालू करते हैं तो रेरा का जो फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। अगर अपन इसकी मीनिंग निकालने जाएंगे तो सीधी सी बात, वो बॉडी जो रियल एस्टेट के लिए, इंडियन रियल एस्टेट के लिए, मार्केट के लिए रूल्स बनाती है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ये रूल्स वेरी करते हैं। हर स्टेट के आपको कैपिटल में इसकी हेड ऑफिस देखने मिलेगी। हमारे यहाँ का रेरा का ऑफिस आपका रायपुर में घड़ी चौक में है। तो ये वो बॉडी होती है, आप देखेंगे हर पर्टिकुलर सेक्टर में, इंडिया में हर कंट्री में हर सेक्टर के लिए गवर्निंग बॉडी होती है सेंट्रल लेवल पे। तो वो इंडिया में रेरा है, जो ये डिसाइड करती है कि रियल एस्टेट में जो भी डेवलपर डेवलप कर रहा है वो किन किन मापदंडों के हिसाब से कैसे काम करेगा। और जो टीएनसी के बिल्डर्स होते हैं, रेरा रजिस्टर्ड बिल्डर्स होते हैं, वो इनके मापदंडों के अंदर काम करते हैं। और इसका एक फ़ायदा भी बता रहा हूँ, एक बेनिफिट बताऊंगा, आप समझिए बात को, कि जैसे पहले जब ज़मीन का कोई विवाद होता था तो वो विवाद जाता था सिविल कोर्ट में। मतलब अलग से वो कोई आप जाके सिविल कोर्ट में लड़ रहे हैं, 8 साल 10 साल 20 साल लग रहा है आपको इस विवाद को सॉल्व करने में। आज अगर किसी बिल्डर के साथ किसी कस्टमर का या अगर विवाद होता है ज़मीन को लेकर के, तो वो जाएगा रेरा के पास, वो रेरा के पास जाके कंप्लेन करेगा, रेरा उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगी। तो इससे क्या हुआ, जो कस्टमर प्रॉब्लम फेस करते थे वो एक तो फेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि मापदंड वो पहले से फॉलो कर रहा है बिल्डर। दूसरा, कस्टमर के जो प्रॉब्लम थी कि कोर्ट कचहरी जाके 8 साल 10 साल 20 साल लड़ाई कर रहा है, वो प्रॉब्लम उसकी सारी की सारी सॉर्ट आउट हो गई। इसलिए रेरा बहुत जरूरी है, बिल्डर्स के लिए भी, कस्टमर्स के लिए भी और एडवाइजर्स के लिए भी जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, रियल एस्टेट में जो फ्रेशर्स है उनके लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए अगर उनको रियल एस्टेट ज्वाइन करना है तो? रियल एस्टेट तो एक मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को समझिए कि रियल एस्टेट स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करता है।
अब ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन का आंसर भी मैं ऐसा दूंगा कि मैं बिलासपुर रियल एस्टेट के हिसाब से आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझो कि आपको बेसिक एजुकेशन तो चाहिए, चाहे आप किसी भी सेक्टर में काम करो, एटलीस्ट आप ग्रेजुएटेड रहो। दूसरा क्या, देखो मैं आप फ्रेशर्स को एक चीज़ एडवाइस देना चाहूँगा भाई, कि आप जो भी आदमी रियल एस्टेट में घुस रहा है, वो अगर दिमाग में ये लेके घुस रहा है कि अरे यार इस फील्ड बहुत अच्छा है, फील्ड के लोग महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, पैसा कमाते हैं, आप उस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल निकाल लो। आपका प्राइमा फेसी आपका जो फोकस होना चाहिए वो कम्प्लीटली आपके नॉलेज पे होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ कि बिलासपुर रियल एस्टेट में जो आदमी 5 साल से काम कर रहा है, वो ये नहीं बता पाता कि जो रियल एस्टेट में बेसिक टर्म्स होते हैं उनका वो डेफिनेशन नहीं बता पाता उनका। मैं मानता हूं कि बहुत ज़्यादा आपकी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर अगर आप 100% चीज़ को रियल एस्टेट में नहीं जान रहे हो तो आप अपग्रेड ही नहीं कर पाओगे, एक पर्टिकुलर टाइम में अपग्रेड ही नहीं कर पाओगे। दूसरा एक चीज़ आप समझो कि इनिशियली स्टेज में कई लड़के लड़कियां आते हैं, उनको अगर वो इनिशियल स्टेज में पैसा कमा लेते हैं, तो मैंने वही चीज़ जो शुरू में आपको बोला कि नॉलेज को फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो 2 चीज़ों का आपको प्राइमरी फोकस करना है कि आपको उन कंपनीज के साथ काम करना है जो कंपनी अभी इनिशियल स्टेज में, तो आपके ग्रोथ के परसेंटेज वहाँ पे बढ़ जाते हैं। आप बड़ी कंपनी में जाओगे, बड़े लोगों के बीच दब के खत्म हो जाओगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में आपको पूरा फोकस, मैंने बोला, नॉलेज पे रहना चाहिए। अब वो नॉलेज आपको अपने ऑफिस से भी मिल सकता है, आजकल यूट्यूब वगैरह में भी आपको कोर्सेस अवेलेबल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, आप समझिए इस बात को, कि सेल्फ डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मेरे ख्याल से बिलासपुर रियल एस्टेट में काम करने वाले 90% लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। सीधी सी बात है, आप ये चीज़ समझिए, आप कल 10 लाख का प्लॉट बेच रहे थे, आज 20 लाख का बेच रहे थे, कल आप 2 करोड़ का बेचेंगे। आप उसी एटीट्यूड के साथ अगर 2 करोड़ की चीज़ बेचने की कोशिश करेंगे तो शायद सामने वाला उतना सेटिस्फाई नहीं होगा। तो आप इन सेल्फ डेवलपमेंट, एजुकेशन, और तीसरा मैंने कहा कि एक ऐसी कंपनी या ऐसे लोगों के साथ आपको ज्वाइन करना है जो ग्रोइंग स्टेज पे है, ना कि ग्रोथ हो चुकी है उनकी। आप अगले 5 या 10 सालों में बिलासपुर के रियल एस्टेट को कहाँ पर देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, कैसा? और ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड तो समझ में आता है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड का क्या मीनिंग है, किस तरीके से आप देखना चाह रहे हो? यहाँ पे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बिल्डर्स एसोसिएशन है सिर्फ क्रेडाई का, क्रेडाई गवर्नमेंट बॉडी, सेमी गवर्नमेंट बॉडी है, तो वहाँ पे बिल्डर्स एसोसिएशन होना वो तो एक मजबूरी टाइप, आप समझिए। अलग से कोई बिल्डर का एसोसिएशन नहीं है कि 4 बिल्डर मिलकर ये बात कर रहे हो कि बिलासपुर के रियल एस्टेट में हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। कम्युनिटी एक सर्कल नहीं है, एडवाइजर्स का कोई प्रॉपर सर्कल नहीं है। हाँ, कंपनी बेस्ड सर्कल है कि एक कंपनी है वो अपना सर्कल बना रही है, दूसरी कोई भी कंपनी है वो अपना पर्टिकुलर सर्कल बना रही है, मैंने अपना एक सर्कल बना। एक बिलासपुर के लेवल पे कोई ऐसा कॉमन सर्कल नहीं है जो कॉमनली हर कंपनी को सपोर्ट करता हो। जैसे आपने देखा होगा दूसरे बड़े सिटीज़ में आपको ये चीज़ दिखाई देगा। तीसरा, मुझे एक चीज़ लगता है कि यहाँ पे जो बिल्डर्स भी, मैक्सिमम बिल्डर्स हैं, वो एरिया स्पेसिफिक होकर काम करते हैं। आप देखेंगे कुछ बिल्डर रायपुर रोड में ही काम कर रहे हैं, कुछ बिल्डर मोपका में ही काम कर रहे हैं, कुछ बिल्डर रतनपुर रोड में। इससे भी एक प्रॉब्लम होता है कि जो बिलासपुर को जो एक कॉमन डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं होता। कभी आपको दिखेगा रायपुर रोड में प्रोजेक्ट बहुत आगे निकल गए हैं, रतनपुर रोड निगेटिव में जा रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम। देखो आप समझो, सीधी सीधी बात है, आप बाकी चीज़ों को आप सब छोड़ दीजिए, जब तक एक बेसिक कम्युनिटी बेस्ड वर्किंग नहीं होगी कहीं पे भी, तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। दूसरा, हम अगर ये डिसाइड नहीं करेंगे, आप समझिए आप ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं तो आपको कॉलेज वाला ये बोलता है कि भाई 12वीं का सर्टिफिकेट लाओ तब मैं आपको ग्रेजुएशन कराऊंगा। बट आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि आज अगर एक 5वीं फेल है या 10वीं फेल है या उसने पढ़ाई भी नहीं की मगर वो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, आप सीधी सी बात एक समझिए कि यार जैसे लोग किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आएंगे वही लोग उस पर्टिकुलर सेक्टर का एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। अब जैसे लोग, मैं बोल रहा हूँ, खराब लोग आ रहे हैं तो निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अच्छे लोग आ रहे हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो रही बात जो आप 5 साल की बात कर रहे हैं, अगर हम कम्युनिटी बेस्ड काम करना चालू करते हैं या बिल्डर लोग एक प्रॉपर कम्युनिटी बना के काम करते हैं तो बिलासपुर में अगला 20 से 25 साल बिलासपुर का है। आप समझो अगले 20 से 25 साल में सेंट्रल इंडिया में बिलासपुर सबसे ज़्यादा ग्रोथ देने वाला है। अब डिपेंड ये करता है कि जो ग्रोथ आने वाली है हम उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है। क्या प्रॉपर्टी ऑनलाइन बिक जाए, क्या पॉसिबल है यहाँ? क्योंकि यूएस वगैरह में तो हम सब जानते हैं वो ऑलरेडी चलता है, वहाँ पे काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। क्या यहाँ पॉसिबल है बिलासपुर जैसे या छत्तीसगढ़ के एरिया में कि प्रॉपर्टी ऑनलाइन विजिट करें, ऑनलाइन ही बुक कर दे, ऐसा? देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताना चाहूँगा। देखिए, हर काम को होने के लिए उसका इनिशिएटिव ज़रूरी होता है। मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बोली कि एजुकेशन, अब मैंने जो एजुकेशन की बात की थी वो एडवाइज़र के पर्सपेक्टिव से बात की थी। अब यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला, रियल एस्टेट ऑनलाइन तब तक नहीं जाएगा जब तक रियल एस्टेट के जो डेवलपर या एडवाइजर्स हैं लोगों के बीच में ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर लेते। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस पूरा का पूरा डिपेंड करता है ट्रस्ट पे, पहली बात। दूसरी बात आता है, फिर यहाँ पे आ जाता है एक पार्ट एजुकेशन का, क्योंकि ऑनलाइन वो आदमी आपके डिटेल्स पढ़ के कितना ये समझ पा रहा है कि आप ये चीज़ों को मौके में कितना डेवलप करके दे रहे हो। आज आदमी जब तक वो मौके में जाके
आप समझो कि खड़े होकर देख नहीं लेता कि ये मेरा प्लॉट है, तब तक वो नहीं खरीदता। तो मैंने जो 2 पॉइंट आपको बोला कि आपको एजुकेशन देना है, कस्टमर्स को भी एजुकेशन देना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको अगर चीज़ों को ऑनलाइन ले जाना है तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि बिलासपुर में बहुत ज़्यादा लैक करता है। आप समझिए जितने भी लोग बिलासपुर में काम कर रहे हैं उनका प्राइमरी टारगेट ये है कि वो प्लॉट बेच लें, ना कि प्राइमरी टारगेट ये है कि किसी को वो प्लॉट दे दें ताकि वो अपना घर बना सके। सर गुड आफ्टरनून, मेरा क्वेश्चन ये था, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, रियल एस्टेट में करियर बन सकता है, अगर हाँ तो कैसे? देखिए, कुछ देर पहले आपके भी से एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि रियल एस्टेट में अगर करियर बनाना चाहते हो तो हम कैसे करें। तो ऑलमोस्ट इसका आंसर वही है। आप समझिए बात को कि सबसे पहले तो देखो यार, आप इस चीज़ को समझो, इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में लोगों को अपना इंटरेस्ट पता चलता है 25 और 30 के बाद। तो पहला तो वही है कि आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी काम को करने में अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो आपको उस काम करने के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब अपन उस पर आते हैं कि जिनको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है उनको क्या करना चाहिए। तो मैंने जो पहले भी आंसर किया, इसका आंसर भी वही होगा कि आपको एक ग्रोइंग कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए। हमेशा हमारा टारगेट होता है कि हम बड़ी कंपनी के साथ काम करें, बड़ी कंपनी के साथ काम करें। तो आप एक चीज़ समझिए कि बड़ी कंपनी की बड़ी भीड़ में आप खो जाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। वहाँ पे इतने बड़े प्लेयर्स बैठे होंगे कि आप उनके बीच में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो आप छोटी कंपनी के साथ ज्वाइन करिए जो स्टार्ट कर रही है, ग्रो कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक होता है कि 10 लोग हैं एक कंपनी के साथ ज्वाइन हो गए, बट वहाँ पे फिर एक पॉइंट आता है कि वहाँ से कौन कौन ऐसे हैं जो अपने सेल्फ डेवलपमेंट में ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी। आप सीधी सी बात, एक छोटी सी बात समझिए कि किसी भी सेक्टर में घुसने के बाद आपको जो इनिशियल 5 ईयर होता है ना, वो सिर्फ आपके डेवलपमेंट में जाता है। आप इनिशियल 5 ईयर में बहुत ज़्यादा सक्सेस एक्सपेक्ट मत करिए, बहुत ज़्यादा पैसा एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि ये दोनों एक्सपेक्टेशन ही फिर बाद में आपके ग्रोथ ना होने का कारण बनेंगे। तो आप ये सीधा सीधा मान के चलिए कि 5 साल आपको सिर्फ मेहनत करना है। आपको जो सक्सेस का दिखना चालू होगा वो आपको उसके बाद ही दिखना चालू होगा। उस समय तक आपको ब्लाइंडली सिर्फ मेहनत करना है, सिर्फ मेहनत करना है। रियल एस्टेट सेक्टर में न्यू कमर आते हैं, काफ़ी जो क्वेश्चंस है वो इसी रिलेटेड हैं कि सब नए नए लोग ही हैं, है ना। क्या करना चाहिए आपने तो बता दिया, है ना। और क्या एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ है, यानी कि क्या नहीं करना चाहिए, वो भी आप एक बार इलैबोरेट कर दीजिए। वैसे तो कुछ पॉइंट मैंने मेंशन कर दिए थे, बट मैं आपको अगर स्पेसिफिकली ये बात करूँ कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो इसको आप सीधे सीधे समझिए। सबसे पहला तो मैंने आपको बोला कि देखिए, कुछ एक होता है कि एक अर्ली सक्सेस होता है, एक लेट सक्सेस होता है। भाई अगर 3 लोग साथ में काम कर रहे हैं तो हो सकता है एक आदमी 1 साल में सक्सेस हो जाए, बाकी 2 लोग 5 साल 6 साल में सक्सेस हो। तो जो इनिशियल सक्सेस, अर्ली सक्सेस किसी किसी को मिलती है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाता है, जो आपने बोला कि लोग फ्लेक्स करने लगते हैं। तो देखिए, वो जो पैसा आप कमा रहे हैं, जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, वो अपने सिस्टम पे खर्च कीजिए। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, अपने एटीट्यूड में खर्च कीजिए, अपने जो भी आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको लगता है रियल एस्टेट सबसे मेरे पास एक इतना बेसिक फ़ोन होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, उस पर इन्वेस्ट कीजिए। एक्स्ट्रा इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आपको रिटर्न मिलेगा नहीं कि स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे। लायबिलिटीज पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, करो लेकिन एक टाइम के बाद आपको ये समझना होगा कि अगर मुझे 2 लाख रुपए खर्च करना है तो मुझे 2 लाख ही करना है, 2.5 लाख नहीं करना है। ये प्रॉब्लम है यहाँ के यूथ के साथ कि जब वो पैसा कमाना चालू करते हैं तो उनको अपनी लिमिटेशंस नहीं पता होती। तो काफ़ी हद तक डेट भी अवॉइड करना चाहिए ऑलमोस्ट। हाँ, ये तो मतलब मैं प्राइमरीली बोलूँगा कि जब तक आपका पैसा किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में नहीं लग रहा है तब तक आप मार्केट से पैसा लेना या किसी से पैसा लेना अवॉइड कीजिए, सबसे पहले। दूसरी चीज़ आप ये समझिए, यंगस्टर के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर एक आदमी, एक लड़का है जो रियल एस्टेट में घुसा है, एक लड़की है जिसकी एज 23 या 24 है, उसको एक अर्ली सक्सेस मिल गई है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है आप समझिए। वो 24 में है, वो सक्सेस अभी अभी उसने स्टार्ट किया है। अब वो कंपेयर करना चालू करता है 30 या 35 साल वाले आदमी से, जो रियल एस्टेट में पिछले 12 साल 15 साल से। ये परेशानी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप समझो 15 साल पुराना आदमी है तो उसका एक्सपीरियंस किस लेवल का हुआ। आप उससे कंपेयर करने जाओगे या उससे चीज़ों को अपनी बराबरी करने जाओगे तो वो आपके समझिए आपके क्रैश का वो सबसे प्राइमरी कारण रहेगा। और जो आपने बोला डेट वाली बात बोली, दूसरा मैंने वही बोला कि आपको समझिए 2009 में 2010 में एंड्रॉयड फ़ोन बहुत बड़ी बात थी, मल्टीमीडिया फ़ोन बहुत बड़ी बात थी। आप समझो मेरी बात को, डेट यानी उधार हाँ, तो बहुत बड़ी बात थी। बट आज वो कॉमन हो गया है। हो सकता है आने वाले समय में और भी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, होलोग्राफ टेक्नोलॉजी है, जो भी टेक्नोलॉजी आने वाला है। तो आप समझिए डे बाई डे हमको अपग्रेड करना जरूरी है। अगर हम 24 की एज में और हमको अर्ली सक्सेस मिल गया है तो हमको उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। हमको उस 24 साल के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये पूरा ब्लूप्रिंट बना करके उसके हिसाब से अपने आप को डेवलपमेंट करना है। ये मैक्सिमम यंगस्टर ये गलती करते हैं कि स्पेसिफिक सक्सेस मिलने के बाद वो लोग आगे की तैयारी छोड़ देते हैं, और यहीं पे फिर गलती होती है और यहीं से आदमी का फिर डाउनफॉल चालू होता है। और सबसे बड़ा आप एक चीज़ देखो यार, आप एक चीज़ समझो, आप रियल एस्टेट में, मैं स्पेसिफिकली रियल एस्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सेक्टर रहे,
सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका सेल्फ डेवलपमेंट और आपका सर्कल। ये दो चीज़ें अगर किसी आदमी के पास है तो उसको सक्सेस होने से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे बिलासपुर की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, यहाँ सर्कल की बहुत कमी है। सर्कल वाली बात को इतने लाइटली मत लीजिए, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है इंसान की लाइफ में, बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। आपके ग्रुप में 5 लोग हैं, वो जैसे होंगे आप 6वें वैसे बन जाएंगे। जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं कि एक रियल स्टेट एक मेल डोमिनेटिंग सेक्टर है, तो सर अगर है तो फिर फीमेल्स अपना जो स्पेस कैसे क्रिएट करे और कैसे अपने आप को मतलब वैसे डेवलप करे कि वो भी आगे जाके डोमिनेट कर पाए। ये अगर हम बिलासपुर के पर्सपेक्टिव में बात करें तब ये चीज़ सही है, क्योंकि ओवरऑल रियल इस्टेट मेल डोमिनेटिंग, जैसे मैं बोलता हूँ बड़े सिटीज़ में जाइए, आप Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में जाइए, वहाँ पे जितने आपको मेल दिखेंगे उतनी फीमेल्स भी दिखेंगी। अब जैसे जैसे हम फिर Tier 3 या विलेज लेवल की सिटीज़, छोटे सिटीज़ में आते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अब वो मेल डोमिनेटिंग क्यों हो जाता है, आप समझिए कि ये चीज़ें ज़्यादा क्या है, आप समझिए फील्ड वर्क है। तो ये कॉमन सा फिनोमिना है कि जहाँ पे फील्ड वर्क आएगा वहाँ पे जो फिजिकली स्ट्रांग है मेल है वो थोड़ा सा फिर वो डोमिनेट करेगा, वो सीधी सी बात है, आप समझिए। बट जैसे जैसे ये बिलासपुर का रियल एस्टेट अभी क्या है, मैंने जो इनिशियली बोला कि बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, जैसे जैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगी तो ये कॉर्पोरेट की तरफ हम बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे कॉर्पोरेट की तरफ हम बढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे गर्ल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, फीमेल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, क्योंकि जैसे आप कॉर्पोरेट की तरफ बढ़ोगे तो फिर वहाँ पे एक पार्ट आ जाता है HR मैनेजमेंट, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे हमको मैक्सिमम आपको मैनेजमेंट वाला पार्ट देखना रहता है। तो वहाँ पे फिर गर्ल्स की अपीयरेंस आएगी। अभी मैंने जो बोला अनऑर्गेनाइज्ड है, अब वहाँ पे एक आदमी है वो ब्रोकर है, ओपन ब्रोकर है, वो घूम घूम के बेच रहा, घूम के, तो ये सीधी सी बात है, ये एकदम प्रैक्टिकल बात है कि वहाँ पे गर्ल्स उतना डोमिनेट नहीं कर सकती। बट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ गर्ल्स के लिए बहुत है, और मैं ये बोलूँगा कि गर्ल्स इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि इस फील्ड, ये पूरा का पूरा फील्ड टिका हुआ है एक कंपनी के मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट डायरेक्टली इक्वल्स टू फीमेल, आप समझिए। फीमेल वहाँ पे डोमिनेट करती है मैनेजमेंट में, बॉयज़ उतना डोमिनेट नहीं कर पाते। यहाँ पे तब तक वो लोग डोमिनेट करें जब तक यहाँ फील्ड वर्क ज़्यादा है। तो दोस्तों ये तो था वीडियो का फर्स्ट पार्ट। वीडियो का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जिसमें हम लोगों ने ऑडियंस के सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, और वो सारे क्वेश्चंस फनी, क्रिएटिव और फैक्चुअल भी हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।